हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी एक बार फिर से आपके लिए लाया हूँ इतिहास। लास्ट क्लास में हमने देखा था इस्लाम का उदय, राइज ऑफ इस्लाम। आज हम देखेंगे कि भारत में इस्लाम कैसे आया, किन परिस्थितियों में आया। तो हेडिंग का नाम है, चैप्टर का नाम है अरब आक्रमण, अरब इन्वेजन ऑफ सिंध। अरबों ने पहली बार भारत में सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय भारत की अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो भारत में जो भारत का पश्चिमोत्तर प्रांत था, वेस्टर्न फ्रंटियर, वहाँ पर एक ब्राह्मण राजा का राज्य था, राजा दाहिर। ठीक है, राजा दाहिर के शासनकाल में वहाँ पर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। ठीक है, लेकिन इसके पहले अरब जो हैं, अरब व्यापारी हुआ करते थे। ठीक है, और वे व्यापार के माध्यम से वो भारत के कई क्षेत्रों में आ चुके थे पहले से ही। तो अरब भारत में जो समुद्री कोस्टल तट रहे हैं वहाँ पर व्यापारी के रूप में रहा करते थे। ठीक है, और भारत के लोग, राजाओं के द्वारा, भारत के शासकों के द्वारा उनको प्रोटेक्शन भी दिया गया था, साथ उनके साथ अच्छे रिलेशन हो गए थे। साथ ही साथ अरबों की एक बस्ती भी यहाँ भारत में हो चुकी थी। ऐसी कंडीशन में अरब जो हैं वो भारतीय परिस्थितियों के साथ काफ़ी फेमिलियर थे। फिर जब इस्लाम का उदय हुआ तो इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो वेस्टर्न साइड में बात करें तो वहाँ पर अफ्रीका में, आपके यूरोपियन कंट्रीज़ के आसपास, अरब में, पूरे हर एक क्षेत्र में इस्लाम का खूब बोलबाला हो चुका था। हर कोई इस्लाम से फेमिलियर हो चुका था और खलीफा जो है वो इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। वो इस्लाम में जैसे मूर्ति पूजा का विरोध हुआ करता था और भारत में मूर्ति पूजा बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, तो भारत को मूर्ति पूजकों का देश माना जाता था। तो उसका विरोध भी एक कारण बना इस्लाम का भारत में आने का। दूसरा, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए एक बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता थी, और सेना की आवश्यकता के लिए दोस्तों धन की भी आवश्यकता थी। और भारत उस समय पर गोल्डन स्पैरो के नाम से जाना जाता था। भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, और सेना को बनाने के लिए धन, और धन के लिए क्या, सोना बहुत जरूरी था। इसलिए सोने की या धन को इकट्ठा करने के लिए इस्लाम भारत में पैर पसारने के लिए आता है। लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो उन तात्कालिक परिस्थितियों में हमने जैसे देखा कि जो अरेबियन सी है, अरब सागर है, अरब सागर के माध्यम से अरब के व्यापारी जो हैं वो भारत के क्षेत्रों के, राज्य क्षेत्रों के साथ वो व्यापार किया करते थे। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, यहाँ की समुदाय और जनजाति व्यवस्था के बारे में उन्हें पता था। उन्हें पता था कि भारत में मूर्ति पूजा भी होती है। साथ ही साथ यहाँ के लोगों के साथ उनके बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध भी हो चुके थे। ठीक है, ऐसी समय में एक इंसिडेंट होता है जो अरब का जो क्या कहते हैं शासक था, अल हज्जाज को श्रीलंका के शासक ने, उस समय श्रीलंका जो था वो सिलोन के नाम से जाना जाता था। श्रीलंका के शासक ने एक जहाज में खूब सारे तोहफे दिए, उसमें बहुत सारी महिलाएं थीं, जो वहाँ पे अरब के शासक के पास जा रहा था, अल हज्जाज के पास जा रहा था नजराने के तौर पर। और उस जहाज को देवल के निकट, सिंध प्रांत का जो एरिया है, सिंध प्रांत का में जो हमने बात की देवल, जहाँ पर राजा दाहिर थे। ठीक है, देवल के आसपास के जो समुद्री डकैत थे, उन डकैतों ने उस जहाज को लूट लिया, और अल हज्जाज ने एक संदेशा भिजवाया राजा दाहिर के पास कि आप मुझे उस लूट का हर्जाना दें, मुझे जो नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई करें। तो राजा दाहिर ने कहा कि उसमें मेरी कौन सी गलती है, मैंने उसमें क्या लूट की, इन समुद्री डकैतों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। अल हज्जाज ने उन्हें बहुत धमकाया, डराया, उसके बाद भी राजा दाहिर नहीं मानते हैं। तो अल हज्जाज ने भारत पर, या बोल सकते हैं सिंध पर आक्रमण की योजना बनाई, और उसने कई बार, कई चरणों में भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण किए। तो उसमें जो पहला उसने आक्रमण किया था बंबई में जो आक्रमण था वो था थाना के निकट, जिसे हम आज ठाणे के नाम से जानते हैं। ठीक है, या ठाणे। तो ये थाने के आसपास के क्षेत्र पर इन्होंने अटैक किया, लेकिन उन्हें युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। थाने के से आगे ये बढ़ते हैं, देवल पर की ओर आक्रमण करते हैं, देवल पर भी ये हार जाते हैं। देवल के बाद अरबों ने आक्रमण किया आपका सिंध प्रांत में समुद्री मार्ग से। तो समुद्री मार्ग से जितने भी आक्रमण हो रहे हैं, उन सारे आक्रमणों पर इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में इन्होंने अब समुद्री रास्ता छोड़कर
स्थल मार्ग को अपनाया। इवन देवल का जो युद्ध हुआ था देवल में, बंदरगाह के पास उनका सेनापति भी मारा जाता है। तो इस तरीके से ये यहाँ से डर जाते हैं, तो इन्होंने अब स्थलीय मार्ग को इख्तियार किया। तो स्थल मार्ग से इन लोगों ने खैबर बोलन दर्रे से अटैक करना शुरू किया। खैबर बोलन दर्रे से ये लोग अटैक करते हैं और यहाँ की जो लोकल जनजातियां थी इन्हें हम बोलते हैं किक्कान जनजातियों की सतर्कता के कारण ये युद्ध में हार जाते हैं। तो खैबर बोलन दर्रा वाला भी इनका जो प्लान है वो फेल हो जाता है। तो खैबर बोलन दर्रे के बाद ये लोग एक और नया रास्ता इख्तियार करते हैं जिसे हम मकरान सिस्तान के नाम से जानते हैं। और यहाँ मकरान और सिस्तान के रास्ते ये आक्रमण करने में सफल होते हैं। तो ये आक्रमण किसके द्वारा किया गया था इसको हम समझते हैं। तो जब अल हज्जाज की सेना बाकी रास्तों पे पराजित हो जाती है, अल हज्जाज काफ़ी नाराज हो जाता है, राजा दाहिर ने उसको हरजाना देने से मना कर दिया। तो उसने अपने भतीजे, अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ भेजता है। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर अटैक कर रहा है तब उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी और 17 वर्ष की उम्र में 6000 सीरियाई सैनिकों के साथ मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है। और ये घुड़सवार सैनिक थे जो घोड़ों पर ही खड़े होकर युद्ध करना जानते हैं, घोड़ों पर खड़े होकर तलवार चलाना जानते हैं। और मात्र 6000 की सेना, और राजा दाहिर को जैसे ही इस आक्रमण की सूचना मिलती है, राजा दाहिर देवल का एरिया छोड़कर, अपना राजमहल छोड़कर भाग जाते हैं कहाँ, बहमनाबाद की ओर, जिसे ब्राह्मणाबाद या बहमनाबाद भी आप बोल सकते हैं। बहमनाबाद ही भाग जाते हैं और राजा मोहम्मद बिन कासिम ने देखा कि नगर की रक्षा के लिए कोई भी सैनिक नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत ही आराम से पूरे नगर को लूटा, लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया। नगर में जो मंदिर बना था, मंदिर में जो लाल झंडा फहरा रहा था, उस झंडे को उसने हटा दिया और वहां पर इस्लाम का झंडा फहरा दिया। और बहुत सारे लोगों को कैद कर लिया, बहुत सारी महिलाओं की इज्जत लूटी गई, महिलाओं को कैद कर लिया गया। और जिन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया उन्हें संरक्षण दिया, उनकी जान बख्श दी और उन्हें खूब सारे तोहफे दिए। जो लूट का माल था वहां लोगों को बांट दिया गया और लूट का 1/5वां हिस्सा उसने अल हज्जाज के पास भिजवा दिया। साथ ही साथ वहां पर बहुत सारी महिलाओं को बंदी बना लिया गया और उन महिलाओं को भी अल हज्जाज के पास भेज दिया जाता है। इस तरीके से अब मोहम्मद बिन कासिम आगे की ओर बढ़ता है और बहमनाबाद की ओर अपना रास्ता बनाता है। बहमनाबाद के अब राजा दाहिर के पास भागने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं, मजबूरन उन्हें युद्ध करना पड़ा। और यहाँ पर 712 एडी डेट पे अगर हम जाएं तो 20 जून 712 एडी में रावर के निकट मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस राजा दाहिर युद्ध होता है, जिसमें राजा दाहिर शुरू में बहुत ही वीरता के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। लगा कि मोहम्मद बिन कासिम युद्ध में हार जाएगा, लेकिन एक धोखे से तीर एक उनके शरीर में लगता है, राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद बिन कासिम ये युद्ध जीत जाता है और आगे बढ़ता है, महल पर अधिकार करने के लिए बहमनाबाद के किले की ओर बढ़ता है। तो राजा दाहिर के पुत्र ने यहाँ पर बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया, वो भी युद्ध में हार जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, वीर गति प्राप्त करता है। राजा दाहिर की एक पत्नी के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने निकाह कर लिया और उसकी 2 बच्चियों को, सूर्या देवी और प्रमिला देवी को इसने अल हज्जाज के पास भिजवा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर 712 एडी में रावर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम विजयी होता है और राजा दाहिर पराजित होते हैं। लेकिन इस आक्रमण ने भारत में इस्लाम धर्म को स्थापित किया और इस आक्रमण के बाद हम देखते हैं कि यहाँ कुछ परिवर्तन होते हैं, क्योंकि जब कभी भी 2 सभ्यताएं, 2 संस्कृतियां, 2 देशों के लोग मिलते हैं तो कुछ न कुछ नई चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले जब मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम का यहाँ पर प्रचार प्रसार शुरू किया तो उसने यहाँ पर पहली बार जजिया कर लगाया। ध्यान रखेंगे, जजिया कर पहली बार किसने आरोपित किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो मोहम्मद बिन कासिम ने ये जजिया केवल किस पर लगाया था? ब्राह्मणों पर नहीं लगाया गया था। इवन उसने ब्राह्मणों को ऊंची ऊंची पोस्ट भी दी थी।
जो बहुत महत्वपूर्ण पद हुआ करते थे मंत्रालय में, मंत्रिपरिषद, उसने ब्राह्मणों को यहाँ पर स्थान दिया। ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया गया था, बच्चों पर जजिया कर नहीं लगाया गया था, इवन जो विधवाएं थीं उन विधवाओं पर भी जजिया कर नहीं लगाया गया था। ठीक है, बाद में ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार जजिया कर लगाया है, आगे हम पढ़ेंगे जब तो दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तब। ठीक है, इसके बाद जजिया कर लगाने के अलावा आप ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम, MBQ याद रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसके अलावा इसने यहां पर खजूर की खेती भी शुरू करवाई, डेट्स बोलते हैं खजूर को, खजूर की खेती शुरू करवाई। इसके अलावा इसने अरेबिक घोड़ों को प्रचलन यहाँ पर शुरू कर दिया। अरब के जो घोड़े हैं वो भारत में प्रचलित हो जाते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ सोने के सिक्के भी चलवाए। इन सोने के सिक्कों को क्या बोला जाता है, दिरहम, ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न बनता है दिरहम किसने चलवाए थे, मोहम्मद बिन कासिम ने। क्या है ये, सोने के सिक्के हैं। ठीक है, और बहुत सारे मंदिरों को लूटा गया था, मंदिरों में की तोड़फोड़ की गई थी, जिससे ये हम बता सकते हैं कि केवल और केवल यहाँ पर लूट का खजाना लेने के लिए वो नहीं आया था, बल्कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए भी यहाँ पर भारत में आया था। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं, अब जब अरबों के साथ हमारे संबंध हो गए, अरब यहाँ पर आकर बस गए भारत में, सिंध में, तो अरबों के माध्यम से ही हमें मानसून शब्द मिला। अरेबिक वर्ड है मॉनसून, जिससे हमें मानसून के बारे में शब्द मिला। जो पहला एटलस है, फर्स्ट एटलस, जिसे आप बोलते हैं मानचित्रावली, तो मानचित्रावली भी अरबों की ही देन है। पहला एटलस अरबों ने ही बनाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अरब आक्रमण के समय हमें यहाँ पर मिलते हैं। अरबों के आक्रमण का ये दौर आगे भी चलता रहेगा। अभी पहला मुस्लिम आक्रमण हमने देखा, आगे की क्लास में हम तुर्की आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।